कतर पर इसराइल के हमले के बाद ओआईसी की इमरजेंसी मीटिंग दोहा में हुई। इसमें तमाम 57 मुल्कों के सरबराह मौजूद रहे। इस अर्जेंट मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने बड़ी अहम बातें की। जो लीडर्स यहाँ पहुँचे थे उन्होंने क्या कहा, उसमें से कुछ का बताते हैं। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल सीरिया को विभाजित करने की कोशिश कर रहा है और उसकी योजना सफल नहीं होगी। कतर ओआईसी के सभी सदस्यों से इजराइल के साथ सभी प्रकार के संबंधों के बहिष्कार की मांग करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की सदस्यता निलंबित होनी चाहिए। पाकिस्तान इजराइल के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स के गठन का समर्थन करता है। आपातकालीन अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में तमीम बिन मोहम्मद ने वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, इजरायली आक्रमण और उसकी चरमपंथी सरकार के भ्रमों के सामने अपनी संप्रभुता की रक्षा के हमारे रुख को दर्शाते हैं और क्षेत्रीय समझौतों को थोपकर वार्ता को पटरी से उतारने के प्रयासों को उजागर करते हैं। इराकी प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि सभी इस्लामिक देशों को एक इस्लामिक सैन्य गठबंधन बनाना चाहिए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का कहना है कि इजराइल के कार्यों से पता चलता है कि उसे शांति में कोई वास्तविक रुचि नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा पर युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से वार्ता को विफल करने के प्रयास कर रहा है। अरब देशों ने इजरायली आक्रमण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त एक सैन्य गुट बनाने की तरफ कदम बढ़ाया है, ये हम आपको बता दें। इसमें ईरानी राष्ट्रपति ने एक बड़ी चेतावनी दी और खुली चेतावनी है अरब के मुल्कों को। उन्होंने कहा कि अरब मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। दोहा पर बमबारी ने साबित किया है कि कोई भी अरब देश सुरक्षित नहीं है। सिर्फ भाषण से नरसंहार नहीं रुकेगा। जॉर्डन के राजा ने मुस्लिम देशों से आह्वान किया कि कतर पर हमले पर हमारी प्रतिक्रिया स्पष्ट और निर्णायक होनी चाहिए। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने कहा, मेरे देश की राजधानी पर एक विश्वासघाती हमला हुआ है जिसमें हमास नेताओं और उसके वार्ता प्रतिनिधिमंडल के परिवारों के आवास को निशाना बनाया गया। हमारे नाम सभी को पता था। अगर इजराइल हमास के राजनीतिक नेतृत्व की हत्या करना चाहता था तो वो उसके साथ बातचीत क्यों कर रहा था। इसराइली आक्रमण स्पष्ट, कायरतापूर्ण और घृणित है। जो कोई भी लगातार और व्यवस्थित रूप से किसी वार्ताकार पक्ष को निशाना बनाता है वो वार्ता को विफल करने का प्रयास कर रहा है। इजराइल गाजा की आबादी को विस्थापित करने की तैयारियों में उसे निर्जन बनाना चाहता है। इजराइल का मानना है कि वो हर बार अरबों पर नए तथ्य थोप सकता है। अरब क्षेत्र को इजराइल प्रभाव क्षेत्र में बदलना एक खतरनाक भ्रम है। इजराइल सीरिया को विभाजन करने के लिए काम कर रहा है और उसकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। नेतन्याहू अरब क्षेत्र को इजरायली प्रभाव क्षेत्र में बदलने का सपना देखते हैं और यह एक खतरनाक भ्रम है। अगर इजराइल ने अरब शांति पहल को स्वीकार कर लिया होता तो इससे पूरा क्षेत्र अनकही त्रासदी से बच जाता। इजराइल में चरमपंथी सरकार एक साथ नस्लवादी, आतंकवादी जैसी नीतियां अपना रही है। यह कतर के अमीर ने बातें कही। लेबनान के राष्ट्रपति ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल शांति चाहता है तो हम तैयार हैं और अगर ना है तो भी हम वास्तविकता को स्वीकार कर आगे बढ़ेंगे। अरब की चुप्पी ने इजराइल को मध्य पूर्व में हमला करने की खुली छूट दी है। ये आपको बता दें, अरब खामोश रहा। कई मौक़ों पर, बड़े अहम मौक़ों पर
अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं इसराइल, उसको लेकर के एक बड़ी खबर है, वो बता दें आपको। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बात करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी कि इजराइल दोहा पर हमले के समान और हमले करेगा और घोषणा की कि वो प्रतिरोध सदस्यों को शरण देने वाले किसी भी राज्य को यानी देश को निशाना बनाएगा, चाहे वो कहीं भी और कैसे भी करे इस काम को। जबकि इजराइल अपनी इच्छानुसार हत्या करने और क्षेत्र के किसी भी देश पर हमला करने की क्षमता का दावा करता है। अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन ने दोहा हमले और मध्य पूर्व में अन्य हमलों की नियमित निंदा के अलावा कुछ नहीं कहा। किसी को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक बार फिर अरब नेताओं ने कार्रवाई के बजाय समर्पण को चुना। हमने कल अपने जो वीडियो किया था उसमें ये बात कही थी कि हम ये देखेंगे कि इससे आउटपुट क्या होगा, इससे क्या निकलेगा। तो निकला कुछ भी नहीं, सिर्फ चंद बातों के, और वो बातें ये हैं कि एक संयुक्त सेना बनाई जाए, जो बहुत ही आसान काम नहीं है और बहुत जल्दी नहीं बन सकती है वो किसी भी तरह से। लीडर्स ने अपने अपने भाषण दिए और वो सिर्फ एक बयानिया है कि हम आपके साथ हैं, इसराइल एक आतंकवादी देश है और इसराइल को कंडेम किया गया, लेकिन इसराइल के ख़िलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई की जाए इस पर किसी तरह का भी कोई फैसला नहीं लिया गया। ईरान और यमन सहित अरब और इस्लामिक देशों के बीच एक पारंपरिक रक्षा समझौता स्थापित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के बजाय इजराइल के खिलाफ आधिकारिक तौर पर सीधे हमले करने वाले एकमात्र दो देश हैं, या कम से कम यह घोषणा करने के बजाय कि किसी अरब या इस्लामिक राष्ट्र विशेष रूप से फ़लस्तीन और गाज़ा पर कोई भी हमला सामूहिक प्रतिक्रिया को जन्म देगा, वे निष्क्रिय रहे। कोई बात ही नहीं की इस पर कि इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। और यही एक वजह भी थी कि अरब के ये मुल्क पूरी तरह से फ़लस्तीन के मसले को भूलकर बैठे हुए थे। और उसी दौरान भारत में जब G20 समिट हुआ था तो एक कॉरिडोर का ऐलान हुआ था भारत के अंदर, जब तमाम राष्ट्राध्यक्ष जमा हुए थे G20 समिट में। उसमें बात हुई थी कि अरब इंडिया अरब यूरोप कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके बाद हमास को या फ़लस्तीन के जो ग्रुप थे उनको महसूस हुआ कि यहाँ हमारी तो कभी तक कोई बात ही नहीं होती और ये सारे लोग इसराइल के साथ अपने जो मामला हैं वो तय करने में लगे हुए हैं। और अब ये अरब समिट, वो G20 समिट में ये भी तय हो गया कि एक इंडिया अरब और यूरोप कॉरिडोर बनेगा जो इसराइल से होकर के गुजरेगा। उनको इस बात पर एतराज़ था कि ये इसराइल से होकर के गुजरेगा, जिसके बाद फिर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था। अब तुर्की की थोड़ी सी तुर्की समस्या में है और सऊदी अरब। तुर्की के अंदर हमास के लीडर्स मौजूद रहते हैं, तुर्की उनको सपोर्ट करता है। तुर्की ने कभी भी हमास को क्रिटिसाइज नहीं किया है, बल्कि वो पूरी तरह से हमास को फ्रीडम फाइटर कहते हैं। और हमास के बड़े बड़े लीडर्स इस्माइल हनिया थे या और दाइफ वगैरह सभी लोग तुर्की जाते थे, वहाँ तैयब अर्दोआन से मुलाकातें होती थी। अब तुर्की को ये ख़तरा है कि इसराइल जिस तरह से दम भर रहा है तो कहीं वो तुर्की के ऊपर हमला न कर दे, और ऐसा वो कर सकता है क्योंकि अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। और एक ही पेच वहाँ फंसेगा कि नेटो का सदस्य है तुर्की। अगर तुर्की के ऊपर हमला होता है तो फिर नेटो के जो 30-31 मुल्क हैं उनको इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। अब वो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्या होगा नहीं कह सकते हैं बिल्कुल भी। यहाँ काफ़ी जो
स्पेस था वो दो लोगों को बहुत मिला। एक सीरिया के प्रेसिडेंट, उनको बहुत यहाँ लोगों ने देखा सुना, उनकी बातें, अहमद अल-शरा उनका नाम है, और एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी काफ़ी स्पेस मिला। पाकिस्तान को इसलिए कि वो पूरे 57 मुल्कों में एक अकेला न्यूक्लियर पावर है और जिसकी फ़ौज बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी फ़ौज है, तो काफ़ी स्पेस पाकिस्तान को वहाँ मिला OIC की इस मीटिंग में। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से जो कुछ चीज़ें आनी चाहिए थी वो वैसा कुछ दिखाई दिया नहीं इसमें। शायद कुछ इंटरनल बातें अलग से रही हो, लेकिन सामने कुछ ऐसा नहीं है। सऊदी अरब ने सिर्फ इतना कहा कि हम इसराइल को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसराइल के इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि कतर ने कहा है कि हम इस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में कोई जवाबी कार्रवाई होती है कतर की तरफ से, क्या इसराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई होगी, और होगी तो वो फिर एक बहुत ही बैलेंस्ड और आपस में तय करके अमेरिका से बातचीत करके और एश्योरेंस लेकर के कि हम ये करने जा रहे हैं, हमारे साथ हुआ है, तो हम दुनिया को दिखाने के लिए एक छोटी सी कार्रवाई किए लेते हैं। उसमें शायद अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से कह दिया जाए कि ठीक है, एक दो मिसाइल इधर उधर कहीं ला करके फेंक जाओ। लेकिन इसका कुछ निकला नहीं। असल जो बात है OIC से कोई एक मैसेज जाना चाहिए था, वो नहीं निकला।